गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। माई सेल्फ कैलाश चोटिया, मेरा नाम कैलाश चोटिया है। जैसा कि बच्चों आप मेरे से परिचित हैं और जो हमारा रघुनाथ स्कूल है जो रत्नगिरी का सबसे बेस्ट स्कूल है, सबसे अच्छा स्कूल है, सबसे फेमस स्कूल है, उसकी ओर से आपको घर बैठे ऑनलाइन क्लासेज उपलब्ध करवाई जा रही है। उन ऑनलाइन क्लासेज में मैं कक्षा 12 में आपको राजनीति विज्ञान पढ़ा रहा हूँ। जैसा कि बच्चों हमारा अध्याय चल रहा है आतंकवाद, राजनीति का अपराधीकरण और भ्रष्टाचार, टेररिज्म, क्रिमिनलाइजेशन इन पॉलिटिक्स या क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स एंड करप्शन। तो कल हमने आतंकवादी घटना के अत्यधिक मीडिया कवरेज के दुष्प्रभावों के बारे में पढ़ा था। तो आतंकवादी घटना के अत्यधिक मीडिया कवरेज के दुष्प्रभाव है, उसी से हम आज टॉपिक शुरू करेंगे और इसके बाद में राजनीतिक अपराधीकरण और भ्रष्टाचार पर हम आगे बढ़ेंगे। जैसा कि बच्चों आपको पता है आतंकवादी घटना का आजकल मीडिया पर कवरेज ज़्यादा होता है। किसी भी छोटी सी आतंकवादी घटना को मीडिया के द्वारा बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जाता है, उसको लाइव टेलीकास्ट किया जाता है। मीडिया, समाचार पत्र, न्यूज़ चैनल ब्रेकिंग न्यूज़ के माध्यम से छोटी सी आतंकवादी घटना को टीवी पर टेलीकास्ट करते हैं। तो आतंकवादी घटना के अत्यधिक मीडिया कवरेज के क्या क्या दुष्प्रभाव हो सकते हैं। तो यह विभिन्न आतंकवादी गुटों के निर्माण में उनको जो सहयोग देने वाले, उनसे सहानुभूति रखने वाले जो कट्टरपंथी है, जो जिहादी तत्व है, उनका झुकाव है वो इन आतंकवादी गुटों की ओर हो जाता है। धार्मिक एवं सांप्रदायिक कारणों से आतंकवादियों को सस्ती लोकप्रियता हासिल करने की संभावना होती है, क्योंकि धार्मिक कारण, आतंकवाद का प्रमुख कारण धार्मिक ही है। तो धार्मिक और सांप्रदायिक कारणों से आतंकवाद को या आतंकवादियों को सस्ती लोकप्रियता, सस्ता प्रचार, सस्ता मीडिया, बिकाऊ मीडिया है जिसे हम कहते हैं ना, वो उन्हें मिल जाता है, जिससे उनकी लोकप्रियता है वो बढ़ जाती है। तो भारत में जो प्रमुख आतंकवादी गुट है उनमें लश्कर ए तोयबा, हिजबुल मुजाहिदीन, लश्कर ए जहानवी, सिमी, स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया, इसके अलावा अल कायदा, तालिबान, आईसिस जैसे आतंकवादी से संबंध रखने वाले बच्चे हैं या लड़के हैं वो भी पकड़े गए हैं। तो विभिन्न गुटों में धार्मिक और सांप्रदायिक कारणों से आतंकवादियों को सस्ती लोकप्रियता हासिल होने की संभावना रहती है। जिहाद के नाम पर, एक धर्म विशेष के नाम पर, एक धर्म विशेष की कट्टरता के कारण लोगों को और अधिक अपनी ओर आकर्षित किया जाता है। तीसरा, विभिन्न गुटों में प्रतिस्पर्धा उत्पन्न हो जाती है। विभिन्न गुटों में प्रतिस्पर्धा, कंपटीशन उत्पन्न हो जाता है और कोई ना कोई पहलकदमी, कोई ना कोई आतंकवादी गुट है वो अपनी पहलकदमी करके आगे बढ़ने की कोशिश करता है और आगे बढ़ने की कोशिश के साथ साथ पहलकदमी करके वो होड़ में आगे बढ़ने का प्रयास करता है और से और अधिक आतंकवादी हमलों को अंजाम दिया जाता है। चौथा है आतंकवादी गिरोह द्वारा मीडिया कवरेज करने वाले चैनलों पर नियंत्रण स्थापित करने की आशंका बढ़ना। आतंकवादी गिरोह है उनका मीडिया में, शेयर बाजार में या कारखानों में, फैक्ट्रियों में उनका सीधा पैसा लगा हुआ होता है। तो मीडिया कवरेज, उनका जो मीडिया है, जो हमारे देश में जो मीडिया है, जो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ माना जाता है, लेकिन दुर्भाग्यवश अखबारों में, न्यूज़ चैनलों में भी ऐसे लोग बैठे हैं जो आतंकवादियों से सहानुभूति रखते हैं या आतंकवादियों का उन न्यूज़ चैनलों पर सीधा पैसा लगा हुआ होता है। तो मीडिया कवरेज वाले चैनलों पर नियंत्रण स्थापित करने की आशंका बनी रहती है। प्रशासनिक मशीनरी की कार्य क्षमता पर, कार्यकुशलता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। तो प्रशासनिक मशीनरी है वो ठप हो जाती है, उनकी कार्यकुशलता है वो कमज़ोर पड़ जाती है। यह माना जाता है कि आतंकवाद एक प्रकार से एक संक्रामक बीमारी है, एक तरीके से एक यह संक्रामक बीमारी है जो छूने से या संपर्क में आने से बढ़ती है। जाने अनजाने माध्यमों से आतंक और हिंसा को प्रोत्साहित किया जाता है। घटनाओं की एक जैसी पुनरावृत्ति, एक जैसी सोच और बार बार टीवी पर दिखाने, मीडिया में दिखाने, प्रचारित करने से हिंसा और आतंक को जन्म मिलता है। आतंकवादी गिरोह का सहज रूप से अपनी
राजनीतिक मांगों को लिए एक मंच मिल जाता है। हमारे देश में ऐसे न्यूज़ चैनल है जो आतंकवादी जिहादी मानसिकता वाले लोगों से सहानुभूति रखते हैं। परिणाम स्वरूप इससे आतंकवाद को बढ़ावा ही मिलता है, इससे आतंकवाद को है वो समर्थन मिलता है। आतंकवाद की सफलता, जैसा कि बच्चों आपको पता है, आज हम ये हमारा टॉपिक आज का है वो यहीं से शुरू करेंगे। आतंकवाद की सफलता। आतंकवाद का मुख्य लक्ष्य क्या होता है? जो वर्तमान में जो चुनी हुई विधि सम्मत सरकार है उसको अपदस्थ करना, सत्ता पर कब्जा करना, सत्ता पर अपना नियंत्रण स्थापित करना है। यह रणनीति मुख्य तौर पर विद्रोही और बलवाई आतंकवादी द्वारा अपनाई जाती है। विद्रोही और जो बलवाई गुट होते हैं वो इस प्रकार की गतिविधियों को करते हैं। यदि हमें आतंकवाद की सफलता के परिणामों को देखें तो पाते हैं कि केवल जो उपनिवेशवादी विरोधी गुट है उनको पूरी तरह से सफलता प्राप्त हो सकी है। जो आतंकवादी गुट है जिनका उपनिवेशवाद के विरुद्ध लड़ रहे हैं, जिन्होंने उपनिवेशवाद के स्वतंत्रता के लिए समर्थन किया है, जो उपनिवेशवाद के तहत जो गुलाम बनाए गए देश हैं, ऐसे देशों के जो आतंकवादी गुट हैं उनको पूरी तरह से सफलता मिल सकी है। इसका मुख्य है इको या इक्वा। माऊ केन्या में ब्रिटिश उपनिवेशवाद के विरुद्ध है वो लड़ाई लड़ रहा है। FLN जिसे अल्जीरिया में फ्रांस के उपनिवेशवाद के विरुद्ध सफलता मिली। ये सारे के सारे जो देश है, ज़्यादातर विदेश है बेटा, ये सारे के सारे देश है, ये अफ्रीका महाद्वीप या अफ्रीका जो महाद्वीप है, इन्हीं के जो गुलाम बनाए गए देश है जो यूरोपीय शक्तियों के अधीन थे। तो यहाँ पर चाहे केन्या हो चाहे अल्जीरिया हो, वहाँ पर अपने देश को स्वतंत्र कराने के लिए आतंकवादी या हथियारबंद लोगों ने अपना गुट बना लिया और जिस यूरोपीय देश के विरुद्ध जिसने उन्हें गुलाम बनाया उसके विरुद्ध उन्होंने हथियार उठा लिए और उनका संघर्ष है वो जारी है। 20वीं और 21वीं शताब्दी में अधिकांश आतंकवादी गुट अपने मंसूबों को पूरा करने के लिए पूरी तरह से असफल रहे, क्योंकि इसका रूप है वो जिहादी हो गया, धार्मिक हो गया, कट्टर हो गया, सांप्रदायिक हो गए। तो 20वीं और 21वीं शताब्दी में जो आतंकवादी गुट है, जो आतंकवादी समर्थन गुट है, उनको सफलता नहीं मिली है, वो अपने मंसूबों को पूरा करने में असफल रहे हैं। भारत में पंजाब में आतंकवाद पूरी तरह से असफल हो गया है। पंजाब खालिस्तान कमांडो फोर्स जिसे पाकिस्तान ने अपना सैनिक राजनीतिक आर्थिक सहयोग प्रदान किया, उसके बावजूद भी क्योंकि लोगों ने उसे समर्थन नहीं दिया, लिटे लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल इलम LTTE ये श्रीलंका का आतंकवादी गुट है। जैसे दुर्दांत आतंकवादी संगठन श्रीलंका में अंततः असफल ही हुए हैं। आपको पता है श्रीलंका में ऐसे आतंकवादी गुट हैं वो श्रीलंका में असफल रहे हैं। LTT के जो मुखिया थे प्रभाकरन, उनकी हत्या कर दी गई थी और आतंकवादी गुट है वो श्रीलंका में असफल रहे हैं, उनको सफलता नहीं मिली। आईसिस इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया, आईसिस या बोको हराम, तालिबान और जो मुस्लिम कट्टरपंथी इस्लामिक जो जिहादी मानसिकता वाले आतंकवादी संगठन है वो अभी तक राजनीतिक रूप से असफल ही रहे हैं, उनको सफलता नहीं मिली है। रूप से नहीं, रूप से असफल ही रहे हैं। तो आईसिस हो चाहे बोको हराम होवे जो कि अफ्रीका का आतंकवादी गुट है, तालिबान हो जो अफगानिस्तान का है, अल-कायदा वो भी अफगानिस्तान का है। जो अन्य राजनीतिक गुट हैं जिनका उद्देश्य कट्टर इस्लामिक जिहादी मानसिकता को तैयार करते हुए नवयुवकों को बढ़ाना या नवयुवकों को भड़काना और एक इस्लामिक राज्य की स्थापना करना, वो भी अपने लक्ष्यों को हासिल करने में पूर्ण रूप से असफल रहा है। अभी आपने देखा होगा बच्चों, आज से 5-10 दिन पहले फ्रांस और ऑस्ट्रिया में आतंकवादी है वो गुटों द्वारा हमले किए गए, जिसकी जिम्मेदारी है वो आईसिस ने ली थी, इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया, जिसके बदले में फ्रांस ने माले में 50 आतंकवादियों को मार डाला। तो फ्रांस और इटली के जो आतंकवादी गुट हैं, जो कट्टर रेडिकल इस्लामिक गुट हैं, एक्शन डायरेक्टरी, लाल सेना गुट, रेड ब्रिगेड अंततः असफल हो रही हैं क्योंकि इन्हें लोगों का समर्थन नहीं है। तो पूर्व जो सोवियत संघ के विद्वान है यूरी त्रिफोनोव ने लिखा है कि आतंकवाद का विश्व स्तर पर पतन हुआ है। रंगमंच
खून से तरबतर हुआ और चरित्र मृत्यु है। आतंकवाद के कारण विश्व स्तर या विश्व मानसिकता का पतन हुआ है। हमारा जो विश्व है वो खून से तरबतर या लथपथ हो गए है और उसका परिणाम क्या हुआ, उसका चरित्र क्या हुआ, मृत्यु है। डेविड फोमकिन ने लिखा है, हिंसा आतंकवाद का परिणाम और इसका परिणाम है और इसका अंत है। ब्रेनजाजिन किंग्स ने क्या लिखा है, आतंकवादी चाहते हैं कि बहुत सारे लोग देखें और सारे लोग सुने, न कि बहुत सारे लोग मरे। तो आतंकवादी भी चाहते हैं कि उन्हें बहुत सारे लोग देखें, उनका टीवी प्रसारण हो, उन्हें मीडिया कवरेज मिले, उन्हें देखा जाए, उन्हें सुना जाए, उन आतंकवादी गुटों के बारे में लोग प्रचारित करें, लोग उनसे प्रभावित हों, लोग कट्टर रेडिकल इस्लाम की और लोगों का रुझान वो तेज़ी से बढ़े, पूरी दुनिया में इस्लामिक राज्य स्थापित हो। आज भी आतंकवाद विश्व की पूरी शांति के लिए, देश की शांति के लिए एक गंभीर चुनौती बन चुका है। विश्व के समस्त देश आज रेडिकल इस्लामिक आतंकवाद के खिलाफ है, वो एकजुट होकर जब तक इस दैत्य का मुकाबला नहीं करते तब तक यह समस्या समाप्त नहीं होगी। भारत में भी आतंकवाद आधे से अधिक राज्यों को प्रभावित कर रहा है। शासन को आने वाले समय में आतंकवाद से निपटने के लिए कड़े कदम उठाने होंगे। इन आतंकवादी गुटों पर लगाम लगानी होगी। तो भारत में आतंकवादी आधे से अधिक राज्यों में प्रभावित हो रहे हैं। शासन में को आने वाले समय में इन आतंकवादी गुटों से निपटने के लिए कड़े कदम उठाने होंगे, मजबूत कदम उठाने होंगे, जिससे कि आतंकवाद समाप्त हो, आतंकवाद है वो खत्म हो जाए। तो भारत भी इस कट्टर जिहादी मानसिकता वाली आतंकवाद से पीड़ित रहा है। भारत में आधे से अधिक राज्य है वो किसी न तरीके से आतंकवाद से प्रभावित रही हैं। शासन को चाहिए कि वो आने वाले समय में आतंकवाद से निपटने के लिए कड़े कदम उठाए। तो अब हमारा जो ये दूसरा टॉपिक इस पाठ का, राजनीतिक अपराधीकरण और भ्रष्टाचार। राजनीतिक अपराधीकरण, क्रिमिनलाइजेशन ऑफ द पॉलिटिक्स एंड करप्शन। आपको पता है स्वतंत्रता के बाद ब्रिटिश शासन में भारत में आदमी का जीवन बद से बदतर था। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद में प्रत्येक नागरिक को ये अपेक्षा थी कि उसके जीवन में खुशहाली आएगी, आर्थिक समृद्धि आएगी, उसको रोजगार मिलेगा, खेती संपन्न होगी, उद्योग धंधे स्थापित होंगे। मगर गरीब की स्थिति है वो बद से बदतर हुई। देश की प्रगति का लाभ है वो समाज के जो सर्वहारा वर्ग है, गरीब है, मजदूर है, श्रमिक है, किसान है, उस तक नहीं पहुंची है। बहुसंख्यक गरीब तबके को भी अभी भी विकास की अपेक्षित लाभ है वो नहीं मिला है। गरीबी और अमीरी की खाई, जो जिसे हम कहते हैं आर्थिक असमानता, वो घटने की बजाय बढ़ी है। तो गरीब और अमीर के मध्य खाई और अधिक गहरी हुई है। स्वतंत्रता के बाद अमीर वर्ग ही सर्वाधिक लाभान्वित हुआ, जिसके पास पैसा है, जिसके पास धन दौलत है। भारतीय राजनीति में जो दशा है वो राजनीति की प्रगति के लिए चिंताजनक है। भारतीय राजनीति का अपराधीकरण एक ऐसी घटना जिसे भारतीय लोकतंत्र को दिशाविहीन कर दिया है। भारतीय राजनीति का अपराधीकरण, राजनीति में अपराधी तत्वों के गुंडों का आना, साम दाम दंड भेद का प्रयोग करना। हमारे देश में जो कुछ राज्य जैसे उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे राज्य हैं, वहाँ पर राजनीति में अपराधीकरण बहुत ज़्यादा है। लगभग सभी पार्टियाँ, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे बहुजनवाद समाजवादी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे राष्ट्रीय जनता दल हो, चाहे जनता दल यूनाइटेड हो, वो ऐसे ऐसे हिस्ट्री सीटर, ऐसे ऐसे अपराधियों को टिकट देते हैं जो जेल में बैठे चुनाव जीत जाते हैं। तो चाहे जो बिहार में हो चाहे उत्तर प्रदेश में हो, तो राजनीति में हिस्ट्री सीटर, राजनीति में अपराधी तत्वों का आना, श्याम दाम दंड भेद का प्रयोग करके चुनाव जीतना, राजनीति में अपना वर्चस्व स्थापित करना, मंत्री पद प्राप्त करना और अपने क्षेत्र में रंगदारी, जिसे कहते हैं ना कि टैक्स वसूल करना। बिहार में तो ये बहुत ही कॉमन रहा है। जब लालू प्रसाद यादव का जो शासन रहा था, जिसे कोर्ट ने जंगल राज की संज्ञा दी थी, तो उनके काल में ये रंगदारी वसूल करना या लोगों को मारना, लोगों की हत्याएं करना, राजनीतिक हत्याएं करना है, वो बहुत ही सामान्य रहा था। चुनाव में बाहुबल, भुजाओं के बल और धन बल के बुरे प्रभाव ने संपूर्ण लोकतांत्रिक व्यवस्था को, जो हमारी संपूर्ण राजनीतिक व्यवस्था है, उसको छत्त विच्छित कर दिया है। तो चुनाव में बाहुबल, लोगों को पैसे के दम पर खरीदना, लोगों को डराना धमकाना, लोगों को वोटिंग बूथ तक पहुंचने ही नहीं देना, इससे क्या हुआ कि धन बल और बाहुबल का बुरा प्रभाव, इससे पूरी लोकतांत्रिक व्यवस्था को छत्त विच्छित हो गई है।
इस प्रवृत्ति से ही चुनावी राजनीति का अपराधीकरण हो गया है। चुनाव में राजनीतिक अपराधीकरण भारतीय लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ी गंभीर चुनौती बनी हुई है। लगभग 30 से 40% एमएलए एमपी ऐसे होते हैं जिनके ऊपर कोई ना कोई मुकदमा, आपराधिक मुकदमा है वो दायर होता है। अभी आप देख रहे हो कि आज मैं जो पढ़ा रहा हूँ तो आज बिहार में आज तारीख 7 है और आज बिहार में तीसरे चरण की वोटिंग है वो हो रही है। तो आप बिहार में ज़रा गौर करके देखिए कि जितनी राजनीतिक दलों ने टिकट दी है, चाहे राष्ट्रीय जनता दल हो, चाहे जनता दल यूनाइटेड हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे भाजपा हो, उनमें से कम 30% है वो गंभीर क्रिमिनल्स है जिनके ऊपर कई मुकदमे दर्ज हैं। हालांकि विगत वर्षों में चुनाव भ्रष्टाचार को कम करने के लिए, हालांकि पिछले कुछ सालों में चुनाव में जो चुनाव आयोग है उसने सक्रिय भूमिका निभाई है, जिसमें भ्रष्टाचार को कम करने के लिए चुनावी प्रक्रिया में सुधार किए गए हैं। ईवीएम वोटिंग मशीनों का प्रयोग शुरू हुआ है। ईवीएम वोटिंग मशीनों का प्रयोग है वो शुरू हुआ है। संवेदनशील बूथों की वीडियोग्राफी बढ़ी है। संवेदनशील बूथों की वीडियोग्राफी जो अति संवेदनशील क्षेत्र है, जहाँ पर बूथ कैप्चरिंग की संभावना है, वहाँ पर बूथों की वीडियोग्राफी। इसके अलावा सीआरपीएफ को तैनात करना, पुलिस को तैनात करना, निष्पक्ष चुनाव पर्यवेक्षकों की नियुक्ति, कोड ऑफ कंडक्ट, चुनाव आचार संहिता को लागू करना आदि कुछ सकारात्मक कदम उठाए गए हैं, जिससे कि आपराधिक तत्वों पर किसी न किसी तरीके से रोक हो सके, उन पर किसी न प्रकार से नियंत्रण स्थापित किया जा सके। तो ईवीएम मशीनों का प्रयोग, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, इसे भी लेकर जो कई दल है वो अपना संदेह व्यक्त कर चुके हैं। तो संवेदनशील बूथ हैं जहाँ पर मसल पावर या जो बूथ लूटने की संभावना ज़्यादा है, उनकी संपूर्ण वीडियोग्राफी हुई है। निष्पक्ष चुनाव पर्यवेक्षकों की नियुक्ति हुई है। चुनाव आचार संहिता जिसे हम कहते हैं कोड ऑफ कंडक्ट, उसको लागू करने के लिए कुछ सकारात्मक कदम उठाए गए हैं। इन सुधारों के बावजूद भी, इतने प्रयास करने के बावजूद भी राजनीति में अपराधी तत्वों की भूमिका है, वो भागीदारी है, वो चिंता का विषय है। तो राजनीतिक अपराधीकरण है वो भयंकर है, बहुत ज़्यादा है। और जो हमारे देश के पिछले राज्य उत्तर प्रदेश और बिहार है, वहाँ पर ये राजनीतिक अपराधीकरण ज़्यादा है, जहाँ पर मसल पावर, जहाँ पर जो बाहुबली नेता है उसको जनता भी वोट दे देती है, यहाँ तक कि वो जेल में बैठे वो चुनाव जी जाते हैं। तो चुनाव आयोग की तरफ से ऐसे कदम उठाए गए हैं। ईवीएम मशीनों का प्रयोग, संवेदनशील जो बूथ है उनकी निगरानी, निष्पक्ष चुनाव पर्यवेक्षकों की नियुक्ति के और आचार संहिता को लागू किया गया है। बावजूद इसके भी राजनीति में अपराधी तत्वों की भूमिका है या भागीदारी है, वो चिंता का विषय है। बच्चों, तो आज हमने इसके बारे में पढ़ा है, इसको आपको लिखना है, याद करना, ये आपका होमवर्क है। धन्यवाद।